प्राकृतिक जो रोग है वो वात, पित्त और कफ, ये 3 ही प्रकार की बीमारियां हमें होती हैं। और इन 3 प्रकार की बीमारियों को दूर करने उठकर आप शाम तक सोने की श्रृंखला में जो चीज़ आपके पास आई, अगर आध्यात्मिक अर्थों में लीजिए, वह सब होता है शरीर को संतुलित करना, एक होता है शरीर को निरोगी करना। किया जिन्होंने योग पर काम किया उन्होंने साफ साफ अर्थों में बताया है कि भारत मोबाइल को अपने हाथ में लिए हम योग और रोग का क्या संबंध है, योग इसे कैसे संतुलित करें। पल हमारा योग है, हर पल जिम हमें संतुलित कर सकता है, मजबूत बना सकता है, लेकिन योग। नमस्कार, मैं शुभम दीक्षित। आज फिर से हम लोग एक चर्चा लेकर आए हैं, लेकिन विषय रोज से अलग है। आज का विषय है योग, और साथ में हमारे हैं अमन भैया, और इनको तो जानते ही होंगे, योग के विषय में काफ़ी कुछ जानते हैं। रोज़ योग करना और योग पे रोज़ नए प्रयोग करना इनका कार्य है। तो इनसे चर्चा करेंगे योग के बारे में। भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो ये बताइए, जो योग है और निजी जीवन है, दोनों को हम एक साथ कैसे जोड़ें? देखिए, योग और निजी जीवन को कैसे एक साथ जोड़ा जा सकता है। हर पल हमारा योग है, हर पल जितना भी जीवन के हम एक एक कड़ियों को जीते हैं वह भी योग है। योग मतलब ही होता है जोड़ना। आप जीवन के जिन जिन कड़ियों से जोड़ते जा रहे हैं वह सब योग के अंतर्गत आएगा। जैसे सुबह से उठकर आप शाम तक सोने की श्रृंखला में जो चीज़ आपके पास आई, अगर आध्यात्मिक अर्थों में लीजिए, वह सब योग है, उन सब में योग है। भाई, अगर हम इस मोबाइल को अपने हाथ में लिए, हम मोबाइल से जुड़े, यह भी एक प्रकार का योग है। अब कितनी गहनता से, कितने आत्मीयता से और कितनी चेतना और ऊर्जा के साथ हम इससे जोड़ते हैं, वह महत्वपूर्ण है। तो अपने व्याधि को, अपने रोगों को योग के द्वारा दूर किया जा सकता है? निश्चित है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हम चाहते भी थे कि कोई ऐसा सवाल आपके द्वारा आए कि योग और रोग का क्या संबंध बने। अभी तक योग का जीवन से संबंध तो वो यही है कि हमारा हर जीवन का हर एक घड़ी, हर एक समय योग है। लेकिन अब योग का संबंध रोग से कैसे? देखिए, मनुष्य जीवन है, खासकर अगर हम भारतीय समाज की बात करें, भारतीय मुनियों ऋषियों की बात करें, जिन्होंने शरीर पर काम किया, जिन्होंने योग पर काम किया, उन्होंने साफ साफ अर्थों में बताया है कि भारत में, खासकर हम भारत की चर्चा कर रहे हैं, भारत की जलवायु के अनुसार भारत में वो सारे क्षेत्र आ जाएंगे जो भारत से अलग भी हुए हैं। अपना पाकिस्तान का भी क्षेत्र आएगा, बांग्लादेश का भी क्षेत्र आएगा, और अन्य क्षेत्र भी आएंगे जो भारत से जुड़े थे। इन पर जो हमारे ऋषि मुनियों ने काम किया है योग को लेकर, उनका साफ साफ एक टुक कहना है कि 3 ही प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में जो होती हैं वो शरीर में उत्पन्न होती हैं शरीर के आंतरिक क्रियाओं द्वारा। अब हमारा पैर टूट जाए, ये शरीर की आंतरिक क्रिया द्वारा नहीं है भाई। अगर हम बाहर से हमारा एक्सीडेंट हो जा रहा है, बाहरी दुर्घटना अप्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक जो रोग है वो वात, पित्त और कफ, ये 3 ही प्रकार की बीमारियां हमें होती हैं। और इन 3 प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए 4 चरणों में योग बताए गए हैं। पीठ से संबंधित बीमारी सबसे ज़्यादा होती है रीढ़ के जोड़ों में, कमर के हड्डी से जुड़ी, जो वात के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है पित्त, 70% बीमारी हमारी वात की हो जाती हैं। फिर आता है पित्त, ये भी आता है 15% तक। इसमें हमें क्या रहता है, इसमें हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाएगी, कच्ची डकार आएगी और अनेक प्रकार की ऐसी उलझने जाएंगी, उल्टी होने का जी करेगा। ये सब पित्त के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है कफ का बीमारी, जो हमारे हृदय से लेकर सिर के एरिए तक रहता है, जिसमें कफ हमारे नाक के माध्यम से, गले के माध्यम से, कान के माध्यम से, आंखों के माध्यम से ये कफ आती हैं। ये भी रहता है 10% तक। तो यही हमारी बीमारी का सूचक है। वात सबसे ज़्यादा, पित्त उसके बाद आता है कफ। ये 3 प्रकार की बीमारियां, और इनको योग से कैसे संतुलित करें? तो अब इसके लिए पीठ और पेट के कम से कम 70% जो योग हैं वो वात को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो फिर आ गया कि अपना भाई 15% जो योग है वो हमारे खड़े होकर और बैठ के किए जाने वाले में, तो ये आ जाते हैं, उनमें प्राणायाम भी आ जाता है, कपालभाति भी आ जाता है, अनुलोम विलोम भी आ जाता है। ये पित्त और कफ को संतुलित करते हैं। तो जिस प्रकार के हमारी बीमारियां रहती हैं उसी प्रकार से हमारे योग हैं। तो मुख्य रूप से वात, पित्त और कफ को संतुलित करके और हमारे शरीर को संतुलित करने के लिए योग किया जाता है। देखिए, अब एक होता है शरीर को संतुलित करना, एक होता है शरीर को निरोगी करना। अब शरीर संतुलन मतलब एक आदमी है वो जिम वगैरह करके, भाई जिम का मैं विरोध नहीं करता, जिम अतिरिक्त शक्ति, अतिरिक्त बल लाने में बहुत उपयोगी है और वो ज़रूरी भी है।
भाई अब जैसे मान लीजिए जिसे पहलवान के क्षेत्र में जाना है, कुश्ती लड़ने हैं, जिसे बॉक्सिंग करना है, उसके लिए जिम जरूरी है, क्योंकि जब तक शरीर में अतिरिक्त बल नहीं आएगा, शरीर कठोर और मजबूत नहीं होगा, तो वो फिर सामने वाले प्रतिद्वंदी के मार को सहन नहीं कर पाएगा। अब जिम भी करिए, जिम का मैं विरोध नहीं करता। अब उसमें योग की क्या भूमिका है? जिम हमें संतुलित कर सकता है, मजबूत बना सकता है, लेकिन योग हमें निरोगी करेगा। अच्छा, तो हम इस पे अलग से चर्चा करना चाहते थे, लेकिन आपने बीच में ला दिया कि जिम और योग इन दोनों में अंतर तो है, क्योंकि अंतर ना रहता तो जिम भी योग है, योग भी जिम है। नहीं, देखिए अगर जिम को योग, योग को जिम कहेंगे हम, तो ये कहीं ना कहीं बुनियादी भूल हो जाएगी, बहुत ही बुनियादी भूल हो जाएगी। जैसे आज भी भारत में यह विवाद का विषय है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहा गया है। अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार, अपने अपनी विचारधारा के अनुसार लोग धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को लेकर व्याख्यायित करके भारत के संविधान की प्रस्तावना को अपने अनुसार पेश करते हैं। हमें यहाँ देखना है कि जिम ही योग नहीं है। योग अपनी आप में एक दूसरी भूमिका निभाता है, जिम अपने आप में एक दूसरी भूमिका निभाता है। जब आप योग करेंगे, हम कहते हैं कि आप जिम कर रहे हैं, एक जब आप डंबल को उठाते हैं तो वो आपकी भुजाओं पर काम करता है, लेकिन अब जब आप योग में एक गहरी सांस को लेकर रोकते हैं तो वो आपके, जैसे अभी हमने सांस लिया, तो वो आपके पैर के अंगूठे से लेकर सिर के मस्तिष्क तक के पूरे एक एक भाग को सक्रिय करता है। यह जो हमारे सांस की खींचने की प्रक्रिया है, छोड़ने की प्रक्रिया है, इसमें शरीर के एक एक अंग आपका साथ देंगे और शरीर के प्रत्येक अंग का शुद्धिकरण होता है योग के माध्यम से। जिम के माध्यम से केवल आप शरीर के उस अंग को मजबूत कर सकते हैं, स्वस्थ नहीं कर सकते, मजबूत कर सकते हैं। अभी एक व्यक्ति का पेट खराब है, पेट में भोजन नहीं पचता, अम्लता बनी रहती है, उसे आप जिम कराइए तो और रोगी हो जाएगा। तो उसके लिए योग का माध्यम है, उसके लिए कुछ औषधियों का माध्यम है। तो योग को जिम कहना बहुत बड़ी बुनियादी भूल हो जाएगी। तो जिम शरीर को मजबूत बना सकता है, स्वस्थ नहीं। योग मजबूत भी बनाएगा और स्वस्थ भी। देखिए योग का संबंध ही है ना, संतुलित भी करे, स्वस्थ भी करे, निरोगी भी करे हमारे शरीर को। क्योंकि अब जिम में क्या है, जिम के शरीर देखने में अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, लेकिन हमारा उम्र, जैसे हम मान लीजिए अभी हम जो भी उम्र के हैं, 20 से 25 साल का व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है, उसके शरीर में बहुत ऊर्जा रहती है और वो बहुत जिम किया शरीर को, उसी अनुसार शरीर से जिम करते चला गया, हड्डियों से भरपूर काम लेते चला गया, धीरे धीरे उसकी उम्र वही तो रहेगी नहीं, धीरे धीरे उसकी उम्र घटती जाएगी। और जैसे जैसे उम्र के घटते हुए पड़ाव में वो आएगा, 50 के बाद की उम्र के पड़ाव में जैसे ही वो प्रवेश करेगा, उसके शरीर में वात के रोग बढ़ जाएंगे। वैसे भी भारत देश में आज भी आप देख लीजिए, हर घर में ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं होगा जो रीढ़, ऐसी कौन सी स्त्री नहीं होगी या ऐसे कौन से बूढ़े व्यक्ति नहीं होंगे जो रीढ़ के दर्द और घुटने के दर्द से पीड़ित हो। अच्छा, ये जो जिम है, जिम करने में बाहर से भी कुछ प्रोटीन वगैरह लिया जाता है, योग में क्या ऐसा है? देखिए आपके घर का जो आहार है, आपके घर से प्रयोजन है रसोई के अंदर, आप बाहर से जो आहार ले रहे हैं उसकी शुद्धता की मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन हमारे घर में जो भोजन बनता है उसमें जो भी तत्व डाले जाते हैं, अगर वे बाहरी मसाले न डाले जाएं, भाई जो भारतीय मसाले हैं उन्हें मसाला शब्द ही अरबी है, ये एक प्रकार का छलावा है, मसाला कहना ही चाहिए, सब औषधि है, मेथी है, धनिया है, जीरा है, लहसुन है, प्याज है, उसमें जो भी डाला जाएगा भारतीय, वो सब औषधि है। उन्हें तो भारत के अपने घर की रसोई में जो भी चीज़ बनेगा, ये सब चीज़ हमारे लिए औषधि हैं और ये सब चीज़ हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मैं कभी जिम का विरोध नहीं करता, और जिम मैं तभी कहूँगा करिए आप जब आपके पास कोई अच्छा प्रशिक्षक हो। योग के लिए भी अच्छे प्रशिक्षक की ज़रूरत है और जिम के लिए भी अच्छे प्रशिक्षक की ज़रूरत है। और जिम योग तो आप बैठकर, रामदेव जी जब टीवी में चला कर कराते हैं, आप बैठ के कर लीजिए, चल जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ बुनियादी भूल आप करेंगे तो संतुलित हो जाएगा। लेकिन जिम में जब आप बुनियादी भूल करते हैं, आप एक बहुत बड़े मात्रा को जब हाथों से उठाते हैं और जब उसके सही संतुलन के साथ नहीं उठाते, वो नसों पर इफेक्ट डालता है। फिर वो जगह जब जिस जगह से अकड़ जाती है या जिस जगह पे व्यवस्थित हो जाती है, जिस जगह से उठ जाती है, वहाँ से वो आपको बहुत हानि पहुँचाता है। यहाँ तक वर्तमान में कभी आप डॉक्टर के पास जाइए, जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हुई, सुई लगाने के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है, जिम वाले लोगों से वो परेशान हो जाते हैं। आप जाइए, मेडिकल का बहुत बड़ी समस्या है,
कहते हैं जिम वाले लोगों की शरीर जो यहाँ से टाइट हो जाती है, सुई लगाने में दिक्कत होती है, और अगर उनको सुई लगाई भी जाती है तो फिर डॉक्टर बोलते हैं उनको लंबे समय तक दर्द बना रहता है, बहुत नमक पानी वगैरह बहुत तमाम सलाह दिए जाते हैं। तो वही देखिए, जिम के लिए जब आप जाइए एक अच्छे प्रशिक्षक को ले लीजिए। प्रशिक्षक और अच्छे प्रशिक्षक में अंतर होता है। आजकल हर आदमी युवा जिम ट्रेनर खोल के बैठा है, उसके पास मत जाइए। एक अच्छे प्रशिक्षक की तलाश कीजिए, तो पैसे भी अच्छे लेगा, क्योंकि भाई जो आपको अच्छी और ज्ञान देगा तो पैसे भी अच्छा लेगा। तो आप उसके पास जाइए और तब अच्छा यंत्र कीजिए। और योग के लिए क्या है, ठीक है, सामने एक टीवी में कोई आदमी बैठा है, आप घर में बैठ के अगर आपको कहा जा रहा है सांस अंदर बाहर करिए, आप कर सकते हैं, इससे आपका कोई क्षति नहीं है। लेकिन जब आप एक वजन का डंबल उठाते हैं और खासकर एक शरीर के विशेष अंग को उभारने के लिए, तब आपको एक विशेष प्रशिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और हमारा विषय जो है योग करे योग रहे निरोग। हमारे साथ बने रहिए, इस पर और बहुत सारी वीडियोज आएंगी आपके साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम दोनों का जुड़ाव रहेगा और योग के लिए हम और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज लेके आएंगे। अपना राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।